हेलो दोस्तों, माय नेम इज विवेक कुमार पांडे। कल मशीन सेकंड का क्लास था, आज मशीन थर्ड का क्लास है। मशीन थर्ड क्लास। मशीन थर्ड क्लास। तो देखा जाए मशीन थर्ड क्लास में अब हम लोग मशीन के बारे में आगे पढ़ेंगे कि जो उसका स्टेटर होता है, रोटर होता है, कौन से मटेरियल का बना होता है, किसका बना होता है। हम लोग जान तो लेंगे कि स्टेटर कास्ट आयरन का बना होता है, रोटर स्टील का बना होता है, मगर उस मटेरियल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग अगर उस मटेरियल के बारे में नहीं जानेंगे तो क्या है कि पढ़ते तो चले जाएंगे मगर दिमाग में घूमता ये जाएगा कि इसके बारे में जानना चाहिए था, इसके बारे में नॉलेज लेना चाहिए था। लोग क्या नाम है कि बताते चले जाते हैं कि सिलिकॉन स्टील का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, मगर उस मटेरियल के बारे में जानना जरूरी हो। क्या है, कैसे है, मटेरियल के बारे में, मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, उस मटेरियल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए हमने परमानेंट मैग्नेट यूज किया, फेरोमैग्नेटिक मैग्नेट यूज किया, मगर उस मटेरियल के बारे में जान नहीं रहे तो उसके बारे में जानना जरूरी है। जिस चीज के बारे में जान लेंगे तो उसके पढ़ने में इंटरेस्ट और अच्छा लगेगा। तो आज हम लोग हमारा टॉपिक चलेगा मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल होता है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है, मैग्नेटिक मटेरियल वह होता है जो आसानी से मैग्नेटाइज किया जा सके, चुंबकत्व उसमें मैग्नेटाइजेशन का गुण उसमें उत्पन्न हो सके, उसे मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल किसे कहते हैं? वह क्या नाम है, वह इंस्ट्रूमेंट या वह मटेरियल जो आसानी से क्या हो सके, मैग्नेटाइज हो सके, चुंबक बन सके, उसे मैग्नेटिक मटेरियल। और किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को बनने के लिए सबसे बड़ा उसमें क्या होता है, उस मटेरियल में Fe मतलब आयरन का होना मस्ट, तभी तो वो मटेरियल मैग्नेट मटेरियल बनेंगे, वरना मटेरियल मैग्नेट मटेरियल नहीं बनेंगे। तो ये होता है मैग्नेट मटेरियल। अब इसके अंतर्गत आते क्या है, क्या क्या आते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत? आते कौन कौन से हैं? इसमें तीन टाइप के आते हैं। पहला है आपका पैरामैग्नेट, दूसरा क्या है, डायोमैग्नेट, तीसरा क्या है, फेरोमैग्नेट। फेरोमैग्नेट को हम लोग क्या किस नाम से भी जानते हैं? फेराइट्स। तो तीन नाम से जानते हैं, पैरामैग्नेट, डायोमैग्नेट, फेरोमैग्नेट। ये तीन चीजें जो मैग्नेटिक मटेरियल है जो आसानी से हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, आसानी से हम लोग चुंबक बना सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं। इन मटेरियल का हम लोग जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। देन यूज के अनुसार सबकी प्रॉपर्टी के अनुसार किसका कहाँ यूज होता है उसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग पहले बात करते हैं पैरामैग्नेट।
पैरामैग्नेटिक की मतलब क्या होता है, अब इसको आप नोट कर लीजिए तो हम डिटेल बाय डिटेल करके हम बताते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक। आप देखो स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ाते हैं। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक इसको बोलते हैं अनुचुंबक। पैरामैग्नेटिक देखो क्या होते हैं, वह मटेरियल होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बहुत कम आकर्षित होते हैं, मतलब चुंबक तो बन जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड रखने पर, मगर जैसे इनको मैग्नेटिक फील्ड से हटा लिया जाए वो फिर क्या बन जाते हैं, डिमैग्नेटाइज हो जाते हैं, मतलब मैग्नेट का गुण खो जाता है। इसके जो डोमेन होते हैं, देखो पहले हम इसको चुंबक बनाना चाहते हैं, ये पैरामैग्नेट है मान लो, इसके डोमेन ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, मतलब इधर उधर दिशा में है, कोई इधर है कोई उधर है। उसके बाद इसको हम मैग्नेट विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड में तो हमारे जो डोमेन है सब क्या होते हैं, डोमेन क्या होते हैं, डोमेन जो अलाइनमेंट रहते हैं, जो इधर उधर दिशा में होते हैं। अब ये मैग्नेट नहीं होना है, अब हम इसे मैग्नेट बनाते हैं। इस मैग्नेट को देखो अब विथ मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोगों ने अब तो अब हम लोगों ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड रखा। जब मैग्नेटिक फील्ड रखा तो क्या हुआ, इसकी जो डोमेन है धीरे 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 चुंबक बन गए। मगर अब इसी को हम अगर मैग्नेट इस मैग्नेट को, इस पैरामैग्नेट मटेरियल को, इसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेट मटेरियल एक तरह से। इस पैरामैग्नेट मटेरियल को हम क्या करें, हटा लें, मतलब इस पैरामैग्नेट मटेरियल को चुंबकीय क्षेत्र से हटा लें तो ये क्या होगा, फिर ऐसे हो जाए तो अपना चुंबक गुण खो देते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेट मटेरियल। इसमें क्या होते हैं, Q डबल पास 2 या फिर ट्रिपल पास 2 और या ट्रिपल पास, ये सब आपके क्या पैरामैग्नेट। इसको आप लोग बना लें, इसको आप लोग नोट करें, ठीक। तो पैरामैग्नेट मटेरियल वो होते हैं जिसे एक क्या होते हैं, चुंबक के द्वारा, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड में इन पदार्थों को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो चुंबक तो बन जाते हैं, मगर इसे मैग्नेटिक फील्ड से हटा दें तो क्या होगा, अपना चुंबक का गुण खो देते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। इसके जो डोम होते हैं शुरू में, जब चुंबकीय क्षेत्र पर अलाइनमेंट होते हैं, इधर उधर होते हैं, जब इसे चुंबक में रखते हैं तो धीरे धीरे फिर इसके जो डोमेन होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक चुंबक बन जाते हैं। मगर इसे चुंबकीय क्षेत्र से हटा लिया जाए तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। आगे चलते हैं।
डायमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक की बात करें, हम डायमैग्नेटिक की बात करते हैं तो डायमैग्नेटिक को बोलते हैं प्रतिचुंबक। इसका नाम ही है डायमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? इस मटेरियल के जो डोमेन की दिशा होती है मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत होती है। मान लीजिए इसके डोमेन ऐसी है, इसके सारे डोमेन ऐसे हैं, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल है। अब मैग्नेटिक फील्ड के डोमेन होते हैं, ये डोमेन मैग्नेटिक फील्ड। तो इनकी जो दिशा होती है, इन मटेरियल को डोमेन की जो दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र के मतलब मैग्नेटिक मटेरियल के विपरीत होती है। डोमेन की इनमें चुंबक का गुण नहीं होता, तो इन मटेरियल को डायमैग्नेटिक बोलते हैं। इसकी इनके अंदर क्या आते हैं आपके NaCl C6H6 गोल्ड, और ये क्या है? डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या कहलाते हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसकी जो परमिटिविटी का मान क्या होता है? म्यू आर का मान 1 से कम होता है। म्यू आर का मान 1 से कम होता है। वही पैरामैग्नेटिक की बात करें, पैरामैग्नेट की बात करें, उसकी परमिटिविटी का मान 1 से, डायमैग्नेटिक के परमिटिविटी का मान इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मान 1 से कम होता है, इसके रिलेटिव परमिटिविटी मान 1 से अधिक होता है। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है कोई मीडियम है, कोई ना कोई मीडियम जरूर होगा। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग बोलते हैं फेराइड्स। क्या बोलते हैं? देखो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देखा जाए, इसकी जो डोमेन की दिशा होती है, इसके जो मटेरियल के डोमेन की दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है। इसके मान लीजिए डोमेन है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र का मटेरियल मान लीजिए, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यस। आगे मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक, इसकी जो दिशा होगी, इसके डोमेन की दिशा जो होगी, इसकी जो डोमेन की दिशा होगी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटिक मटेरियल की दिशा में, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक
मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। और इसको आसानी से क्या मैग्नेटाइज किया जा सकता है, ये इसे परमानेंट मैग्नेट भी बना सकते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और इसके रिलेटिव परमिटिविटी का मान 1 से अधिक होता है, ग्रेटर होता है, लगभग 10.6। ठीक, ये होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, फेराइट्स क्या होता है, इसके जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के जो मटेरियल है, इसके डोमेन, एक होता है डोमेन, इसके डोमेन की दिशा मैग्नेटिक फील्ड के डोमेन की दिशा में होती है, मतलब पैरेलल होती है। इसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज हो जाते हैं, इसे परमानेंट मैग्नेट भी बना सकते हैं। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसके रिलेटिव परमिटिविटी मान 1 से अधिक होता है, ज्यादा होता है, ऐसे 10⁻⁶ होता है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एक हमने और एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक की तरह होते हैं, फेरोमैग्नेटिक की तरह होते हैं, मगर इसके जो डोमेन की दिशा, इस मटेरियल के डोमेन की दिशा होती है, देखो मान लो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं और ये मैग्नेटिक मटेरियल I entered एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसके जो डोमेन की दिशा होती है, मान लीजिए ये डोमेन की दिशा है, इसके डोमेन की दिशा मैग्नेटिक मटेरियल के डोमेन की दिशा के विपरीत होती है। ये होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। पूछता है क्वेश्चन, पूछता कि कौन सा मटेरियल है जिसके डोमेन की दिशा मैग्नेटिक मटेरियल के डोमेन की दिशा विपरीत होती है, एंटी पैरेलल होती है, इसलिए इसका नाम एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एंटी मींस डिफरेंट, इसे एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह होते हैं। आगे चलते हैं, आप लोग बनाते जाइएगा, पॉज करके वीडियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये चलता रहता है। अब आगे चलते हैं, फिर आएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फेराइट्स बोलते हैं। ये आपके दो प्रकार के, ये आपके दो प्रकार के, ये होता है आपका सॉफ्ट आयरन, एक होता हार्ड। एक शार्प फेराइट्स होता है, हार्ड फेराइट्स होता है, एक होता है हार्ड फेराइट। अब इसके बारे में पढ़ें, इस शार्प फेराइट क्या होता है, हार्ड फेराइट क्या होता है। तो शार्प फेराइट क्या होता है, देखिए हम लोग बताते हैं। जब शार्प फेराइट क्या होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे हम बताएं, नोट कर लीजिए। शार्प फेराइट, हम थोड़ा शार्प के बारे में जानेंगे। शार्प फेराइट इसके अंदर होता है, या इसके बारे में अब शॉर्ट फेराइट क्या होता है थोड़ा सा जानिए। शार्प फेराइट होता है, शार्प फेराइट वो मटेरियल होता है जिसे आसानी से मैग्नेटाइज कर सकते हैं, आसानी से डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। मतलब इनको मैग्नेटाइज करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता है, डीमैग्नेटाइज करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता।
मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, डिमैग्नेटाइज कर सकते हैं। मतलब इसके जो मैग्नेट की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है इसको परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब रोटेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसलिए शार्प फेराइट का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, एसी डीसी जनरेटर मोटर में, ट्रांसफार्मरों में उपयोग करते हैं, क्योंकि शार्प मैग्नेटिक मटेरियल का बीएच का देखा जाए। बीएच अगर हम शार्प मैग्नेटिक मटेरियल का बीएच का देखें, इसका बीएच का देखें तो क्या होता है, पतला होता है, पतला होता है, उसके बाद लंबा होता है, नैरो। नैरो मतलब पतला, तो लंबा होता है, पतला होता है। तो शार्प फेराइट क्या होता है, शार्प फेराइट वह मटेरियल होता है जिसे आसानी से हम मैग्नेटाइज करते हैं, डिमैग्नेटाइज करते हैं और आसानी से हम लोग इसे मैग्नेटाइज भी कर लेते हैं, डिमैग्नेटाइज भी कर लेते हैं। और इसके जो बीएच का कमाल होता है, जो बीएच का होता है, इसका क्या होता है, बीएच का पतला होता है, लंबा होता है, इसलिए हम लोग शार्प फेराइट का यूज करते हैं। शार्प फेराइट का यूज हम डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर कोर बनाने में उपयोग होता है शार्प फेराइट का। तो शार्प फेराइट का उपयोग हम लोग डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर कोर बनाने में करते हैं। शार्प फेराइट मटेरियल होता है, शार्प फेराइट होता है, इसका बीएच का पतला होता है। दूसरा क्वेश्चन, शार्प फेराइट का बीएच का नैरो होता है, पतला होता है और लंबा होता है। शार्प फेराइट, ठीक। तो शार्प फेराइट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, यूज लिखते हैं एसी जनरेटर, मोटर में भी होता है, एसी मोटर में भी होता है, ट्रांसफार्मर में, एसी जनरेटर, एसी ट्रांसफार्मर, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। तो ये शार्प फेराइट का यूज, देखो कोई भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जाने की मटेरियल किससे बना है, क्यों बना रहे हैं। ट्रांसफार्मर तो बन गया, उसका कोर तो बन रहा है, ट्रांसफार्मर तो कोर बन तो रहा, मगर किस मटेरियल का बना है, क्या क्वालिटी है, तो वो शार्प फेराइट के अंतर्गत आते हैं। तो शार्प फेराइट का उपयोग कहाँ का करते हैं, एसी जनरेटर, एसी मोटर, ट्रांसफार्मर, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, हम लोग शार्प फेराइट का यूज करते हैं। शार्प फेराइट का जो बीएच का है क्या पतला होता है, लंबा होता है, तो ये शार्प फेराइट मटेरियल होते हैं, ठीक। अब शार्प फेराइट में हम लोग पढ़ेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। और एक चीज शार्प फेराइट में देखो, एक बीएच का से फिर से लिखते हैं, थोड़ा सा कुछ क्या होती हैं चीजें निकाल नहीं पाती, और निकाल नहीं पाती तो आदमी भूल जाता है क्या होता है। इसका पीएच क्या है, पतला है, नैरो है, शार्प है। तो जैसे हम ट्रांसफार्मर का कोर बना रहे हैं, ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर का कोर बनाने में शार्प मटेरियल का बहुत उपयोग होता है। इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर का कोर बनाया जाता है उसका हिस्टेरेसिस लॉस कम हो, हिस्टेरेसिस प्लस एडी,
लॉस, एडी करंट लॉस, ठीक। एडी करंट लॉस एक मटेरियल के ऊपर होना चाहिए, शॉर्ट मटेरियल के ऊपर होना चाहिए, ट्रांसफार्मर को होना चाहिए। तो एडी प्लस हिस्टैरिसीस लॉस का लॉस वो होना चाहिए। दूसरा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, म्यू परमिटिविटी, परमिटिविटी ग्रेटर होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। परमिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए तो बी फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। और फ्लक्स डेंसिटी वो होना चाहिए तो चौथा ये बी हो गया। और फ्लक्स डेंसिटी अगर हो गया तो मैग्नेटाइज करंट, आज भी बोलते हैं इसे मैग्नेटाइज करंट, मैग्नेटाइज करंट फ्लो। और पांचवा पॉइंट हो गया आपका, पांचवा पॉइंट आपका क्या होगा, पांचवा पॉइंट होगा आपका रिलक्टेंस लो। मतलब रिलक्टेंस लो होना चाहिए, पहली बात हिस्टैरिसीस प्लस ईडी करंट लॉस लो होना चाहिए, परमिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, म्यू मैग्नेटाइज करंट कम होना चाहिए, रिलक्टेंस ज्यादा होना चाहिए। ये ट्रांसफार्मर कोर बनाने के लिए शॉर्ट मटेरियल की इतना क्वालिटी होनी चाहिए। अब शॉर्ट मटेरियल में इतनी क्वालिटी हम कैसे आती है, इसके बारे में जानेंगे। ये शॉर्ट मटेरियल कैसे क्वालिटी आ जा सकती है, जो कि इसको बनाने में इस शॉर्ट मटेरियल के गुण होते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर कोर, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, डीसी ट्रांसफार्मर, सॉरी डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, एसी मोटर और ट्रांसफार्मर बनाने के लिए होता है। शॉर्ट मटेरियल की एक तरह से क्वालिटी मान सकते हैं। कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, मगर इसकी क्वालिटी के बारे में जानना जरूरी है कि इसकी क्वालिटी हो। हिस्टैरिसीस करंट लॉस होना चाहिए, परमिटिविटी ग्रेटर होनी चाहिए, फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, मैग्नेटाइजिंग करंट लो होना चाहिए, रिलक्टेंस लो होना चाहिए। अगर गैप कम रहेगा, ये गैप कम रहेगा, यहाँ ये गैप कम रहेगा, मान लीजिए इसको और कम करते हैं, यहाँ ये आपको मान लीजिए एयर गैप कम है। अगर एयर गैप कम है तो रिलक्टेंस कम है, क्योंकि जितना आप एयर गैप बढ़ाएंगे उतना रिलक्टेंस ज्यादा होगा। इसलिए इस मैग्नेटिक बीएच कर्व यहाँ बनाने का ये उद्देश्य था कि इसका जो गैप है बीएच कर्व का कम होना चाहिए और नरम होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, रिलक्टेंस कम होगा, रिलक्टेंस कम होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगी, और मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगी तो हिस्टैरिसीस एडी लॉस कम होगा। क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से मैग्नेटाइज, इसे बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, इसे क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। तो इस सैचुरेशन पॉइंट पर यहाँ देखो मैग्नेटाइज, अब फिर डिमैग्नेटाइज, देखो यहाँ मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज, इसको मान लीजिए मैग्नेटाइज कर रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, डिमैग्नेटाइज। तो हम मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज कर रहे हैं तो क्या हो, लॉसेस कम हो रही है, क्योंकि इसका नरम कम है, रिलक्टेंस कम है। अब जब रिलक्टेंस कम है तो एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, एनर्जी कम लॉसेस होगी। तो क्या है, हम शॉर्ट फेराइट्स का प्रयोग हम कर रहे हैं, शॉर्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ट्रांसफार्मर को, एसी जनरेटर, मोटर कोर बनाने की, वो सब हम इसकी क्वालिटी होनी चाहिए। हिस्टैरिसीस करंट लॉस होना चाहिए, परमिटिविटी ग्रेटर होनी चाहिए, फ्लक्स डेंसिटी मोर होनी चाहिए, मैग्नेटाइजिंग करंट लो होना चाहिए और रिलक्टेंस लो होना चाहिए। एक शॉर्ट फेराइट्स की क्वालिटी
इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये बीएच का है। देखो इसको हमारा अभी हम पढ़ाई ट्रांसफार्मर में भी आएगा कि हिस्टेरिसिटी लॉस कम करना है, तो जनरेटर में कैसे लॉसेस कम हो रहा है, क्या रीजन हो सकता है, क्या हो सकता है। तो यही रीजन है, आपको ये सब जानना जरूरी है। हम लोग पढ़ते जाएंगे, अरे ट्रांसफार्मर को इससे बना दिया, इससे बना दिया, फ्यूज बना दिया, सिखाने तो कास्ट आयरन का बना दिया, तो क्या होता है, जैसे क्या क्या होता है, मटेरियल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कंडक्टर बनाए तो कंडक्टर एल्यूमिनियम का ऐसे साथ बनाए तो एल्यूमिनियम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसलिए साथ का फेराइट साथ मटेरियल का साथ फिर वही पढ़ाया जाता है। ऐसा आप नोट कर लिए। अब सात मटेरियल के अंदर क्या है, फेराइट्स। देखो सात फेराइट के अंतर्गत आता है सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील और इसके अंतर्गत आता है टू टाइप, लो सिलिकॉन स्टील और हाई सिलिकॉन स्टील। लो के अंतर्गत देखो सिलिकॉन स्टील बना कैसे है, देखो इसका नाम है, कोई चीज बना 60 फेराइट है, सिलिकॉन स्टील है, मगर बना कैसे, ये जानने के लिए सिलिकॉन स्टील में हमने आयरन के साथ सिलिकॉन मिला दिया, मतलब आयरन में सिलिकॉन मिला दिया 2 से 3%, 4% हमने 3 से 4% पूछता भी है, 3 से 4% आयरन में सिलिकॉन कितना % लगभग मिलाया जाता है, 3 से 4%। अच्छा सिलिकॉन मिलाने से फायदा क्या है, सिलिकॉन मिलाने से फायदा होता है इसका हार्डनेस बढ़ जाता है, हार्डनेस बढ़ जाता है। दूसरा क्या है, सिलिकॉन मिलाने से क्या बढ़ जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। टेंसाइल इंटरेस्ट इंक्रीज और ऑक्सीडेशन, फ्री ऑक्सीडेशन, फ्री ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से मुक्त हो जाता, ऑक्साइड नहीं होता। तीसरा हो गया। चौथा कोरोजन नहीं होता। पांचवा क्या होता है, पांचवें जो हम याद करें तो पांचवा क्या है, पांचवा क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है टिकाऊपन, टिकाऊपन बढ़ जाता है। और छठवा क्या होता है, बिलिटी, बिटिलिटी, बिटिलिटी, बिटिलिटी का मतलब होता है भंगुरता बढ़ जाती है, मतलब जल्दी टूटता नहीं, भंगुरता, बिटिलिटी। तो सिलिकॉन मिलाने से ये फायदे हैं। देखो आयरन सिलिकॉन में, आयरन में हमने सिलिकॉन, आयरन में हमने 3 से 4% सिलिकॉन मिला दिया, 98% मतलब 96 से 98%, 96 से 98% आयरन में हमने 3 से 4% क्या मिला दिया, सिलिकॉन मिला दिया, तो क्या बन गया सिलिकॉन स्टील। अब सिलिकॉन स्टील लोग कहते हैं सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील बना कैसे, कैसे बना, ये तो जानना जरूरी है। तो सिलिकॉन स्टील बना कैसे, ऐसे बना कि जब हमारे में 3 से 4% सिलिकॉन मिला दिया तो सिलिकॉन स्टील बना। अच्छा सिलिकॉन स्टील बना तो एक क्वालिटी आ, अब जब क्वालिटी आ गई, अच्छा एक चीज और क्या बना, और क्या क्वालिटी आ सकती है, सातवां पॉइंट परमेबिलिटी बढ़ गई, परमेबिलिटी बढ़ गई। 8वां पॉइंट
हिस्टेरिसिटी करंट लॉस कम हो गया, कांस्टेंट लॉस बोलो, कांस्टेंट लॉस बोलो, परमिटिविटी वाले कांस्टेंट लॉस कम हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। मतलब इतना क्वालिटी आ जाती है सिलिकॉन मिला सोचो, ये कारण में हमने छोटे से सिलिकॉन मिला दिया तो सिलिकॉन स्टील तो बना ही, उसके साथ इतनी क्वालिटी सिलिकॉन पैदा कर देता कि ये हो सकता है। हम लोग सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का लेमिनेशन किया जाता है, लेमिनेट किया जाता है, क्या किया जाता है उसके बारे में तो जानो। तो सिलिकॉन स्टील की इतना हार्डनेस बढ़ जाती है, टेंसाइल स्ट्रेस इंक्रीज होता है जाती है, फ्री ऑक्सीडेशन रिड्यूस हो जाता है, फ्री ऑक्सीडेशन नो होता है, होता ही नहीं, कोरोजन नहीं होता, कोरोजन नो होता है, और ड्यूरेबिलिटी टिकाऊपन बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं ब्रिटिलिटी भंगुरता बढ़ जाती है इंक्रीज, और वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है, काउंसिल लॉस लो हो जाता है, और वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, लो हो जाती है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। इतने फायदे होते हैं सिलिकॉन मिलाने सारे, सोचो इतने फायदे हम पढ़ते तो सिलिकॉन स्टील से क्या होता है, सिलिकॉन स्टील कैसे बनता है, आयरन हमने सिलिकॉन 3 से 4% मिला दिया तो सिलिकॉन स्टील का बन गया। आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए, तो सिलिकॉन स्टील बन गया। सिलिकॉन स्टील कितने फायदे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई भी पढ़ने से पहले उस मटेरियल के बारे में जानना पूछिए, हमारा बॉडी तो बन गया, हमारे बॉडी के बारे में जानना, हाँ बॉडी चल रही खा रही मगर बॉडी के अंदर जो नसें वो क्या काम कर रहे हैं उस नसें के बारे में जानना जरूरी है। अब लो सिलिकॉन स्टील, अच्छा लो सिलिकॉन स्टील में हम Fe की मात्रा 99% मिलाते हैं, मगर वहीं अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो 0.25 से 2% हो गया। इसका हम कहाँ प्रयोग करते हैं, मोटर मतलब रोटेटिंग मशीन में, रोटेटिंग मशीन और आयरन 100%, आयरन अब हाई सिलिकॉन, हाई में हाई का नाम है तो हम 5% सिलिकॉन मिला दिए, 95% आयरन मिला। इसका हम प्रयोग ट्रांसफार्मर स्टैटिक मशीन में, ट्रांसफार्मर में, स्टैटिक मशीन में तो ट्रांसफार्मर। तो हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग कर रहे हैं। सिलिकॉन स्टील लो होता है, हाई होता है, और सिलिकॉन स्टील रोटेटिंग मशीन में प्रयोग कर रहे हैं। लो सिलिकॉन स्टील का रोटेटिंग मशीन में, हाई सिलिकॉन स्टील में ट्रांसफार्मर में। तो आप कहीं सिलिकॉन स्टील लो हाई। अच्छा आगे देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका सिलिकॉन स्टील है, लो है हाई है, ठीक। सिलिकॉन स्टील के इतने फायदे हैं, सोचिए आगे चलते हैं। अब हम लोग सिलिकॉन स्टील कितने फायदे पढ़े। अच्छा एक सिलिकॉन स्टील में ही एक नाम आता है ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। अच्छा ये आया कहाँ से? देखो एक के साथ जुड़ा है, जैसे बॉडी का हर पार्ट
हाथ जुड़ा है, पाम जुड़ी है, अंगूठा जुड़ा है, और फिंगर जुड़ा है, मिडिल फिंगर जुड़ा है, नाम का उंगली जुड़ी है और कनिष्ठ का उंगली जुड़ी। ऐसा हमारा ब्रेन और सिलिकॉन स्टील से जुड़ा हुआ है। अब ये वर्ड कहाँ से है, इसका वर्ड कहाँ से हमने जुड़ लिया, ग्रेन ओरिएंटेड। अब देखो कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक बात है, कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो भी क्रिस्टल से बना होता है। इससे बना होता है क्रिस्टल, मतलब डोमेन। क्रिस्टल को हम लोग बोलेंगे डोमेन, तो डोमेन से बना रहता है। अब क्या होता है, किसी भी हम मटेरियल को अगर हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं, इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो क्रिस्टल की जो दिशा होती है सेम डायरेक्शन में होती है, मतलब आसानी से इन सब की जो क्रिस्टल डोमेन की दिशा एक ही दिशा में होती है। इसे हम बोलते हैं शाफ्ट डायरेक्शन। इसे क्या बोलते हैं, शाफ्ट डायरेक्शन। मतलब जो क्रिस्टल है, क्रिस्टलों की दिशा एक ही डायरेक्शन में, सारे डोमेन की दिशा एक ही डायरेक्शन में। डोमेन का मतलब हमने बताया, ये जो डोमेन होते हैं ये मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है, मान लीजिए सिलिकॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, सिलिकॉन मैग्नेटिक मटेरियल। इसके जो डोमेन की दिशा होती है एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, और जब एक ही डायरेक्शन में एक ही दिशा होती है तो शार्ट डायरेक्शन में होते हैं, इस मटेरियल को आसानी से मैग्नेटाइज कर सकते हैं। और जब मैग्नेटाइज कर सकते हैं, इसी 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 क्वालिटी को हम बोलते हैं ग्रेन ओरिएंटेड। क्या बोलते हैं, ग्रेन ओरिएंटेड। क्योंकि इसके जो सिलिकॉन स्टील के डोमेन है, क्रिस्टल होते हैं, इसको आसानी से, क्योंकि एक ही दिशा में होते हैं तो इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। अब इसी बाद एक आया CRGO। CRGO, अच्छा इसके बाद है CRGO, इसको बोलते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। वहां से ये पैदा हुआ, इसका निर्माण यहां से हुआ। अब देखो CRGO, अब मैग्नेटाइज हुआ। अब उसके बाद क्या है, जब ग्रेन ओरिएंटेड जो सिलिकॉन स्टील है, इसको बनाने में से पहले इसको कोल्ड रोल्ड कंडीशन होता है। कोल्ड रोल्ड मतलब शीत अवस्था, मतलब शीत अवस्था बोलते हैं, एक तरफ से शीत अवस्था। शीत अवस्था में से बेलन द्वारा हम इसके मटेरियल को बेलन द्वारा बेलिंग कर देते हैं। और जब बेलिंग कर देते हैं तब हमारा क्या, बेलिंग करके हम CRGO का निर्माण करते हैं। इसलिए इसको बोला है कोल्ड रोल, मतलब शीत अवस्था में इस ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील को हम कोल्ड अवस्था में बेलन द्वारा बेलिंग करते हैं, तो जिससे हमारा CRGO सिलिकॉन स्टील बनता है। सिलिकॉन, तो हमारा CRGO सिलिकॉन स्टील बनता है। तो देखिए सिलिकॉन स्टील बना कैसे, लोग CRGO का नाम CRGO बना कैसे, CRGO का नाम तो ले रहे हैं मगर बना कैसे, कहाँ से आया? तो इसको बोलते हैं ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। इसको शीत अवस्था में, कोल्ड अवस्था में करके CRGO का निर्माण करते हैं। और CRGO का उपयोग हम ट्रांसफार्मर, स्टैटिक मशीन में, स्टैटिक मशीन मतलब ट्रांसफार्मर करते हैं। मतलब हम इसका यूज स्टैटिक मशीन में ट्रांसफार्मर करते हैं। अच्छा CRGO के बनने से फायदे क्या क्या होंगे, देखिए सब नोट कर लीजिएगा। CRGO बनने से क्या फायदे होंगे, CRGO के बनने से फायदे क्या होंगे, उसका नोट कर लीजिएगा। CRGO के बनने से फायदे क्या होंगे,
लेकिन जब हमने सीआरजीओ का निर्माण कर दिया इससे फायदे क्या है? सीआरजीओ मतलब फायदे क्या? फायदे क्या हो गए? हिस्टेरिसिस लॉस कम हो गया, लॉस हिस्टेरिसिस लॉस लो, हिस्टेरिसिस लॉस लो हो गया तो रिलेक्टेंस कम हो गया, लो हो गया। तीसरा आई म्यू मैग्नेटाइजिंग करंट कम हो गया, तो मतलब हिस्टेरिसिस कम हो गया, रिलेक्टेंस कम हो गया, मैग्नेटाइजिंग करंट कम हो गया। अब परमिटिविटी बढ़ गई, ये बढ़ गई। तो क्या क्या होगा? सीआरजीओ बनने से हिस्टेरिसिस लॉस कम हो गया, रिलेक्टेंस कम हो गया, मैग्नेटाइजिंग करंट कम हो गया, परमिटिविटी क्या हुई? बढ़ गई, इंक्रीज। हुआ सीआरजी पे आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो सीआरजी पढ़ने से हिस्टेरिसिस लॉस लो कम हो गया, रिलेक्टेंस लो हो गया, मैग्नेटाइजिंग करंट हो गया, ओम्यू परमिटिविटी इंक्रीज हो गई। अगला अच्छा एक फायदा, अब जब हम ट्रांसफार्मर कोर बनाते हैं तो ट्रांसफार्मर का हम जब कोर बनाते हैं, मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर का यहाँ से हमने ले लिया, मान लीजिए ट्रांसफार्मर का कोर बना दिए। अब देखो ट्रांसफार्मर का हम कोर तो बना दिए हैं, यहाँ पर सीआरजीओ है यार। अब ट्रांसफार्मर कोर बना, अच्छा ट्रांसफार्मर का जो ये सीट होती है, चादरें होती है सीआरजीओ की जो बनी होती है 0.35 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर, इसको आप लोग याद रखें। मतलब 0.53 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर एवं तक ये सीट मोटाई मोटी एवं पतली होती है, ये पतली पतली परत होती है। इस सीआरजीओ की चादर जो बनी होती है कोल्ड रोल सिलिकॉन स्टील, सीआरजीओ की जो चादर होती है कोल्ड रोल क्लोरेटेड सिलिकॉन स्टील, ये 0.35 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर की थिकनेस होती है। अब इसी पर अब देखो ट्रांसफार्मर चल रहा है मगर इसमें हीट करंट लॉस होती है, तो हम क्या करते हैं इस पर वार्निश, ऐसे वार्निश लगा देते हैं। तो वार्निश लगाने से क्या होता है, हमने वार्निश लगा दी, मान लो वार्निश कर दिया, वार्निश यहाँ भी वार्निश लगा दी, तो चारों तरफ क्या हो गया वार्निश लग गया। तो वार्निश लगाने से क्या होगा, हीट करंट लॉस लो होगी। इस अब देखो हीट करंट लॉस लो, सीआरजीओ जब बनाए थे सिलिकॉन स्टील जब मिलाए थे तो हमने हिस्टेरिसिस लॉस कम किया था, मगर जहां हमने वार्निश लगा दिया तो हीट करंट लॉस लो होगी। अब देखिए अभी हमने ट्रांसफार्मर काम नहीं बनाया, अभी हम क्वालिटी बना रहे, क्या हो सकता है, आई कैन डू, हो सकता है। तो सीआरजीओ इतनी 0.3 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर की जो सीट बना रहे हैं, ये थिकनेस है, तो क्या ये इस पर वार्निश की परत कर ली तो हीट करंट लॉस लो होगा क्या? तो पहले हमें सिलिकॉन स्टील देखो क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम हिस्टेरिसिस लॉस को, अब देखो यहाँ से तो सीआरजीओ से हमने हिस्टेरिसिस लॉस वो कम कर लिया, देखो जब हमने सीआरजीओ बनाया था तो हिस्टेरिसिस लॉस लो कर दिया था, हमने रीजन बताया था।
तो हिस्टेरिसिस लॉस जो कम हो गया था, हिस्टेरिसिस लॉस कम हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, इस पर वार्निश की लेमिनेट कर दिया, वार्निश की लेमिनेशन। क्वेश्चन में सीधा है पूछता है कि अगर हम वार्निश का लेमिनेट, ज्यादातर लेमिनेट पूछता है, अगर हम वार्निश का लेमिनेट कर दें तो कौन सा लॉसेस कम होता है, एडी करंट लॉस, नो हिस्टेरिसिस। लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगर हम किसी भी सीआरजीओ पर कोड पर ट्रांसफार्मर कोड है, ट्रांसफार्मर कोड है कि भाई आप लोग क्या लिख देते हैं, एक ट्रांसफार्मर कोड है और ट्रांसफार्मर कोड पर उसके पतली पतली पत्तियों पर सीआरजीओ पर जो माइनस से लेमिनेट करते हैं तब ईडी करंट लॉस होती है। उसके पहले आप क्लास ईडी करंट लॉस लो नहीं कर सकते। ईडी करंट लॉस लो तभी होती है जब इस पर माइनस की पतली पतली माइनस से लेमिनेट करें, और सिर्फ सीआरजीओ रहेगा, हम वार्निश नहीं करेंगे, सिर्फ सीआरजीओ रहेगा, मतलब सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियां तो हिस्टेरिसिस लॉस करेंगे। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब हम वार्निश, देखिए क्वेश्चन कंफ्यूज ना है, जो पढ़े सेलेक्ट पढ़े। तो सीआरजीओ जो ट्रांसफार्मर कोर है ना, सिलिकॉन स्टील से बनाया तो है, सिलिकॉन स्टील का जब हमने बनाया है वहाँ क्या है, वहाँ क्या है कि हमने कोर तो बना दिया है, हिस्टेरिसिस लॉस कम है क्योंकि सिलिकॉन स्टील से। उसके बाद हमको ईडी करंट लॉस लो करना है तो हमने वार्निश का लेमिनेट कर दिया। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि वार्निश का अगर हम लेमिनेट करते हैं तो लेमिनेटेड वार्निश एंड हु रिड्यूसेस लॉसेस, तो ईडी करंट लॉसेस। आंसर सीधा होना चाहिए ईडी करंट, लेमिनेट की जगह आता है लेमिनेट, वहाँ ईडी करना। और जहाँ सिलिकॉन स्टील से मिलाते हैं वहाँ हिस्टेरिसिस लॉस लो हो जाती है, लोग कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सीआरजी, तो हमने सीआरजी के बारे में कहा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम नोट कर लेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बना लीजिएगा, क्योंकि इसको आप लोग बनाते भी चले जाइएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत होते हैं, पढ़ते जाएंगे, मस्त पढ़ते जाइए, कोई उसमें हो नहीं कि नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़िए। ट्रांसफार्मर में देखिए ईडी करंट लॉस लो कैसे हुई, हिस्टेरिसिस लॉस करते सब जानिए, कहीं कॉन्सेप्ट आपका अधूरा ना रहे, क्लियर है, जहाँ जाइए, क्योंकि कंपटीशनों में यही आता है। अगर हम इसके कोर पर अगर हम वार्निश लेमिनेट कर दें तो ईडी करंट लॉस लो होती है, और वार्निश के पहले हिस्टेरिसिस लो होती है। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। अब तो कुछ मटेरियल होते हैं, स्पेसिफिक मटेरियल होते हैं, कुछ मटेरियल होते हैं जिस स्पेसिफिक मटेरियल जिसका हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में उपयोग करते हैं। कौन कौन से मटेरियल होते हैं जिनमें क्या होता है, इससे लगभग 40% निकेल मिला है, इसका क्या है, डी बढ़ जाता है। अब डी बढ़ता है तो हम फार्मूला जानते हैं, डी बराबर म्यू एच, या बी प्रोपोर्शनल क्या, बी प्रोपोर्शनल एच कर दो या बी प्रोपोर्शनल बी कर दो, मतलब बी बढ़ता है तो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, बी बढ़ता है तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं, एक बराबर एफ पाई एम, मतलब न्यूटन पर। तो हम लोग स्पेसिफिक मटेरियल है जो इनको बनाते हैं, जिससे क्या होता है, बी बढ़ता है, लाइट डेंसिटी बढ़ता है तो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो कुछ मटेरियल होते हैं जैसे न्यू मेटल, न्यू मेटल। अच्छा, न्यू मेटल में क्या क्या थोड़ा सा क्वालिटी होते हैं जान लेते हैं। इसका उपयोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में उपयोग करते हैं, क्यूरी टेम्परेचर,
सब बताया जाएगा आपको। फ्लूइड टेम्परेचर क्या होता है, 430 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। कितने टेम्परेचर पे काम कर सकती है, कितने टेम्परेचर पर काम कर सकती है? तो आपको 1100 सेंटीग्रेड, ये परमिबिलिटी 11,000, तो परमिबिलिटी 11,000। एक म्यू मेटल, अच्छा म्यू मेटल बना किससे, कौन कौन से मेटल का, कार्बन, निकेल, निकेल इसमें 77%, आयरन 14%, कॉपर और क्रोमियम 4%। और जो बचा तो 14 4 18 तो 7 2% नहीं 14 4 तो इतने एक कभी कभी इसके बारे में पूछ लेता है कितना क्या परसेंटेज होता है ये मेटल होता है जो इंस्ट्रूमेंट का द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्या आप लोग नोट कर लीजिएगा होंगे, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। यूज क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जो कि CTPT के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, अब आता है परमलार, इसी में आता है परमलार, स्पेसिफिक मटेरियल में आता है परमलार। परमलार आता है क्यूरी टेम्परेचर 530 डिग्री, 1100 डिग्री टेम्परेचर और 8000 परमलार बोलते हैं। परमलार और इसमें जो निकेल की मात्रा होती है वो 40-80 और आयरन की मात्रा होती है 60-20। इसको आप लोग याद रखिएगा कि क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर का परमिबिलिटी कितना, एक परमलार एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इसका यूज होता है। अब आगे देखते हैं सुपर परमलार, इसी में यूज हो गया सुपर परमलार। इसी में हो गया सुपर परमलार। इसी में क्या हो गया, सुपर परमलार। ये बनता किससे है, थोड़ा हम लोग जान लेते हैं बनता किससे है। मटेरियल को याद रखिएगा, निकेल 79%, आयरन 15%, कॉपर और एम। तो 1% आपका ये रहेगा और 5% एम रहेगा। और इसकी जो परमिबिलिटी होती है 8/5 ये सुपर परमलार होते हैं जिनका उपयोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मरों में करते हैं। तो ये हो गया आपका साइक्लोमेट्री। अच्छा, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए, आता रहता है।
अब साफ साफ फेराइट का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? साफ फेराइट का उपयोग जैसे हमने बताया भी, और जान लीजिए रेडियो रिसीवर में, दूसरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, तीसरा कहाँ होता है? मैग्नेटिक टेप में। ठीक, आप लोग कुछ पता नहीं। आगे चलते हैं। अब हार्ड मटेरियल के बारे में। अभी तक हमने सॉफ्ट मटेरियल पढ़ा था, अब हार्ड मटेरियल पढ़ते हैं। हार्ड मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं? कौन प्रकार के? कार्बन स्टील, क्रोम स्टील, टंगस्टन स्टील, कोबाल्ट स्टील, देखो कार्बन स्टील मतलब आयरन में प्लस कार्बन मिला के, तो कार्बन स्टील, और कार्बन स्टील में प्लस हमने क्या मिला? क्रोमियम, तो क्रोम स्टील, और आयरन में हमने टंगस्टन मिला दिया, टंगस्टन, तो टंगस्टन स्टील, और टंगस्टन स्टील में हमने क्या मिला दिया? कोबाल्ट सी हो जाती है, तो कोबाल्ट स्टील, तो इसको हम क्या करेंगे? और देखा जाए तो कार्बन स्टील, अच्छा हार्ड मटेरियल का हम यूज कहाँ करते हैं इसके बारे में देखना। तो देखिए हार्ड मटेरियल का हम यूज कहाँ करते हैं? पहले आप लोग ये हार्ड मटेरियल के प्रकार हैं, जो कार्बन स्टील, टंगस्टन स्टील, कोबाल्ट स्टील और क्रोम स्टील। अगर हम आयरन में कार्बन मिला दें तो कार्बन स्टील, मगर अगर इस मटेरियल को थोड़ा सा झटका लग जाता है तो अपना क्या है, मैग्नेट खो देता है। इन हार्ड मटेरियल का उपयोग हम परमानेंट मैग्नेट बनाने में उपयोग करते हैं। परमानेंट मैग्नेट बनाने में उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं बताते हैं। तो हार्ड मटेरियल का उपयोग हम परमानेंट मैग्नेट बनाने में करते हैं। हार्ड मटेरियल के अंतर्गत आता है कार्बन स्टील, टंगस्टन स्टील, कोबाल्ट स्टील और क्रोम स्टील। तो आयरन में हमने कार्बन मिला दिया तो कार्बन स्टील, मगर झटका वक्का से अपना परमानेंट मैग्नेट खो देते हैं। ज्यादा देर तक परमानेंट मैग्नेट नहीं बना जा सकते। उसके बाद क्रोम स्टील है। क्रोम स्टील में हमने कार्बन स्टील में प्लस क्रोमियम मिला दिया। जब कार्बन स्टील में प्लस क्रोमियम मिला दिया तो उससे फायदा क्या हुआ? कोर्सिव फोर्स जो होता है 4000 से 5200 एम्पियर टन पर मीटर,
इसको याद आप लोग याद रखिएगा, 4000 से 5200 इलेक्ट्रॉन पर मीटर होता है, ये 4 होता है। उसके बाद इसमें स्टोर एनर्जी कितनी होती है, 2600 से 4000 जूल पर मीटर क्यूब होती है। अच्छा, इससे एक और है, ईडी करंट लॉस कम हो जाती है, ईडी करंट लॉस कम हो जाती है, लो ईडी करंट लॉस। तो क्रोम स्टील बनाने से एक फायदा है, क्रोम स्टील हमारा कार्बन प्लस क्रोमियम से मिला है तो क्रोम स्टील बना, क्रोम स्टील बनाने से लो ईडी करंट लॉस कम हो जाती है। 44 4000 से 5200 4000 से 5200 मीटर पर मीटर, स्टोर एनर्जी 26 4000 जूल पर मीटर होता है। टंगस्टन स्टील, आयरन में टंगस्टन मिला है, टंगस्टन स्टील में कोबाल्ट स्टील, मतलब टंगस्टन स्टील में कोबाल्ट स्टील मिला दिए, मतलब टंगस्टन स्टील में कोबाल्ट मिला दिए तो कोबाल्ट स्टील बन गया। इसका को एक तो परमानेंट मैग्नेट बनाने का मतलब पूछता है, इन सब स्टूडेंट को याद रखिएगा कि हार्ड मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल आ सकते हैं। आपका कार्बन स्टील आ सकता है, क्रोमियम स्टील आ सकता है और कोबाल्ट स्टील आ सकता है, टंगस्टन स्टील आ सकता है। कोबाल्ट स्टील बना कैसे, टंगस्टन प्लस कोबाल्ट मिलाकर टंगस्टन स्टील बना है। टंगस्टन स्टील कैसे बना, मतलब आयरन में हम लोग आयरन में लोहे में यदि क्या क्या मिलाकर क्या क्या मटेरियल बना रहे हैं, सोचो। मतलब थोड़ी सी अगर आपके बॉडी में थोड़ा सा इंजेक्शन लगा दिया जाए तो आपकी बॉडी कुछ न कुछ हरकत करने लगे, मतलब आप भी कुछ न कुछ मटेरियल बनना चालू कर देंगे। तो आयरन में तो हम लोग बॉडी में भी आयरन इलेक्ट्रॉन से हम लोग मैग्नेट बन सकते हैं। तो क्या है कि हार्ड मैग्नेट मटेरियल का प्रयोग परमानेंट मैग्नेट बनाने में करते हैं। और परमानेंट मैग्नेट देखो, तो हार्ड मटेरियल में कौन कौन सा आता है, कार्बन स्टील आता है। कार्बन स्टील में हम लोग ने आयरन में प्लस कार्बन मिला दिया। उसके बाद आता है क्या, हार्ड स्टील, हार्ड स्टील, तो हार्ड मटेरियल तो ये है, हार्ड मटेरियल इसको हार्ड फेराइट्स बोलते हैं, हार्ड फेराइट मटेरियल होता है। तो हार्ड फेराइट के प्रकार होते हैं, कार्बन स्टील, टंगस्टन स्टील, कोबाल्ट स्टील और क्रोम स्टील। तो क्रोम स्टील हमारा जो किससे बना है, तो ये कार्बन प्लस क्रोमियम से बना है, कार्बन प्लस क्रोमियम से बना है क्रोम स्टील। इसका जो स्टोर एनर्जी कैपेसिटी 2600 से मतलब 2600 से 4000 जूल पर मीटर होती है और 44 4000 से 5200 मीटर पर होती है। और टंगस्टन स्टील में सीधा बात है, टंगस्टन आयरन में हम टंगस्टन मिला देंगे सीधा। आयरन में सोचो कि आयरन में हम मिला स्टील, टंगस्टन स्टील है, सामने आप किसी को याद सीधा से आयरन में हम निकालना है टंगस्टन। जैसे हमारे आयरन में क्या डाले, सिलिकॉन, तो आयरन में सिलिकॉन है ऐसे, आयरन में हमने क्या डाला था, सिलिकॉन। तो आयरन में जब सिलिकॉन मिला देते तो क्या बन गया, सिलिकॉन स्टील। इसी का नाम है ये सिलिकॉन स्टील। तो हमने आयरन में टंगस्टन मिला दिया, इसी के नाम में टंगस्टन। तो सोचो कैसे बना है, तो टंगस्टन स्टील आयरन में टंगस्टन मिला दिया, तो टंगस्टन स्टील। आप कोबाल्ट कैसे बना है, कोबाल्ट क्या है, टंगस्टन स्टील में प्लस कोबाल्ट मिला दिया तो कोबाल्ट स्टील। और ये परमानेंट मैग्नेट बनने में बहुत सहायक करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं सब। तो याद रखेंगे कि हार्ड फेराइट में आपके कौन कौन से मटेरियल आते हैं, कार्बन स्टील आता है, क्रोम स्टील आता है, टंगस्टन स्टील आता है और कोबाल्ट स्टील आता है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। तो आप लोग इसके बारे में जानिए कि हार्ड फेराइट क्या होता है, कार्बन स्टील, टंगस्टन स्टील, क्रोम स्टील, कोबाल्ट स्टील। सोचिए बना किसे, ये सब के जो वैल्यू है थोड़ा थोड़ा याद रखें क्योंकि वैल्यूएशन ज़्यादा पूछ लेता है, ठीक। तो हार्ड फेराइट का उपयोग हम क्या है, परमानेंट मैग्नेट बनाने में करते हैं। आगे चलते हैं, टॉपिक है अब लास्ट टॉपिक है। तो अब लोग चलते हैं हार्ड फेराइट, थोड़ा बताना चाहते हैं हार्ड फेराइट। हार्ड फेराइट का हम प्रयोग परमानेंट मैग्नेट में बनाने में करते हैं। क्यों करते हैं थोड़ा सा जान लें। B and H
छोटा है, मतलब BH का क्या है, स्मॉल है और ठीक है। ये पूछता है उसमें क्या था, ठीक था और लार्ज था, बड़ा था। इसमें क्या स्मॉल है, ठीक है। तो इसका जो BH कर्व है, इसका जो BH कर्व है हार्ड मटेरियल का क्या है, स्मॉल छोटा और मोटा है, छोटा मोटा है। और इसका जो कोर्सिव फोर्स देखो ज्यादा है, डीमैग्नेटाइज फोर्स या कोर्सिव फोर्स। या डीमैग्नेटाइज फोर्स। तो इसका कोर्सिव फोर्स डीमैग्नेटाइज फोर्स ज्यादा होता है। और इसको हम प्रयोग कहाँ करते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाने में। इसे आसानी से मैग्नेट नहीं बनाया जा सकता। अब मैग्नेट बन भी गया तो आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, इसलिए इसका प्रयोग परमानेंट मैग्नेट बनाया जा सकता है। हाँ, हार्ड मटेरियल, हार्ड फेराइट की क्वालिटी और इसके जो मैग्नेट होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, इसके अंदर जो डोमेन होते हैं इमूवेबल होते हैं, मतलब डोमेन घूमेंगे नहीं, जहाँ डोमेन पड़े वहीं रहेंगे, आप घुमा सकते नहीं। अगर घुमा दिए तो बहुत ज्यादा एनर्जी लॉसेस होती है, हाई एनर्जी लॉसेस। तो हार्ड फेराइट क्या प्रयोग हम परमानेंट मैग्नेट बनाने में करते हैं, मगर इसके लॉसेस होते हैं, इसका हम लोग लॉसेस बहुत इसका, तो इसलिए BH कर्व मोटा है, ठीक है, मोटा है, कोर्सिव फोर्स ज्यादा है, एयर गैप भी ज्यादा है, रिलक्टेंस भी ज्यादा है, इसलिए लॉसेस भी ज्यादा है। और इसके जो डोमेन होते हैं, डोमेन इमूवेबल होते हैं, इमूवेबल मतलब घूमते हैं, इमूवेबल होते हैं। तो हार्ड मटेरियल का प्रयोग परमानेंट मैग्नेट बनाने में करते हैं। इसका BH कर्व मोटा होता है, छोटा होता है, मतलब स्मॉल होता है, ठीक होता है। इसका कोर्सिव फोर्स और डीमैग्नेटाइज फोर्स लार्ज होता है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, यूज हम लोग करते हैं सिर्फ डीसी से, चाहे DC जनरेटर हो, चाहे DC मोटर हो। इसको आप लोग नोट कर लिए, ऊपर लिख देते हैं, जरा आप लोग नोट कर लीजिएगा, हर क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा। यूज DC जनरेटर, DC मोटर और DC एमीटर, DC वोल्ट मीटर और DC वाट मीटर। तो अब हमको ये कंफर्म हो गया कि अब हम मशीन, मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन, चाहे जनरेटर चाहे मोटर, देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन से सप्लाई की यूज करेंगे। ये मोटर कौन से सप्लाई पर काम करेगी, DC पर काम करेगी कि AC पर, हम लोग मैग्नेट से बता सकते हैं। मैग्नेट बता सकते हैं जो मटेरियल का बना है, जो हमारा, जैसे हमारी शरीर है, तो हम लोग शरीर बता सकते हैं कि हमारी शरीर किस एनर्जी पर काम करेगी। तो वैसे हमारा क्या है, चाहे जनरेटर चाहे मोटर हो, उपयोग तो कर रहे हैं, मगर कहीं कंफ्यूजन, कौन से सप्लाई पर वर्क करेगी, AC पर कि DC पर। तो उसके हम जानेंगे कि जो मटेरियल बना है, चाहे जनरेटर का हो चाहे मोटर का, वो क्या है, कौन से मटेरियल का बना है, ये जानना बहुत जरूरी है। और आराम से बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, बना लिए होंगे। अब थोड़ा तो हम एक बार दोनों के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। अब देखो, एक तरफ साफ
फेराइड्स, एक तरफ 8 फेराइड। अब देखो अगर 60 फेराइड का जो डोमेन है वो मूव कर सकता है, घूम सकता है, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब हम लोग इसे इधर भी घुमा सकते हैं और इसे हम लोग इधर भी घुमा सकते हैं। मतलब क्या है, हम लोग इसे कहीं भी रोटेट कर सकते हैं, इसके डोमेन को कहीं भी रोटेट कर सकते हैं। मतलब इसके क्या है, इसके डोमेन को कहीं भी रोटेट कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इसको कहीं परिवर्तित कर, मतलब इसको हम कहीं भी परिवर्तित कर सकते हैं। और चलिए कि हमारा एसी क्या होता है, अल्टरनेटिव वेव होता है। इसका जो साइन वेव होता है, इसका मैग्नीट्यूड, इस साइन वेव का मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड चेंज होता रहता है, टाइम के साथ वेरी करता है। तो टाइम के साथ वेरी कर सकता है, हम वही मैग्नेट प्रयोग कर सकते हैं जो वेरी करे, जो इसका डोमेन वेरी करे। और जिस मटेरियल का डोमेन वेरी नहीं करेगा उसको हम तो प्रयोग करेंगे भाई एसी में। तो एसी में हम लोग 7 फेराइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? 7 फेराइड का। क्यों करते हैं हमने बताया, क्योंकि 7 फेराइड को हम आराम से मैग्नेटाइज कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, और इसके जो मैग्नेट डोमेन है वो घूमते रहते हैं, इसके चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए हम एसी जितने भी एसी मोटर, एसी जनरेटर या ट्रांसफार्मर जितने भी होते हैं वहां 60 फेराइड का उपयोग कर सकते हैं। अब हार्ड फेराइड के बारे में जान लें। हार्ड फेराइड के अगर डोमेन एक ही दिशा में रहते हैं, मूवेबल होते हैं, घूमते नहीं, एक ही दिशा में रहेंगे तो उसे घुमा नहीं सकते। मैग्नेट तो बना तो लेंगे मगर बहुत ज्यादा एनर्जी से छूटी। हमने बताया कि इसका बीएच का मोटा होता है और छोटा होता है। तो हार्ड, अब इसका क्या है, इसका जो डोमेन नहीं घूमेगा, इसका मैग्नेट जो इंटेंसिटी होता है, चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और H बराबर क्या होता है, F/m, मतलब कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो दोनों का कांस्टेंट हो। जब कांस्टेंट है, जब घूम नहीं रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को हम घुमा नहीं रहे हैं, तो ना तो फोर्स लग रहा है, तो क्या है, कांस्टेंट है। यस कांस्टेंट है। जब यस कांस्टेंट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कांस्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र को हम घुमा नहीं सकते, तो हम अगर हम अभी परिवर्तित हो रही है इसकी वेव, अगर हम इसमें जाकर इसको इसमें कर देंगे तो क्या होगा, मैग्नेट खराब नहीं जाएगा, जल नहीं जाएगा, सपोर्ट ही नहीं करेगा, चार्ज नहीं लेगा। एक तरफ से हम गलत कर रहे हैं। मटेरियल के बारे में जानना जरूरी है। तो हम लोग हार्ड मटेरियल का प्रयोग हम लोग कहाँ, आप देखो डीसी वेव का देंगे जो जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, जिसका साइन वेव देखो कांस्टेंट है, एडीसी। इसका हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। अब हम लोग मशीन को देख के जान सकते हैं कि अगर उसमें हम बता दिए कि कौन सा मोटर कौन से सप्लाई पे काम कर सकता है, एसी पे कि डीसी पे, उसके मैग्नेट पर जाओ। पहले मैग्नेट किसका बना है, एसी का बना है कि डीसी का बना है, एसी का बना है कि डीसी का बना है। उसके बाद आप बता सकते हो कि मशीन कौन से सप्लाई पर वर्क करे। सोचो मशीन में पढ़ते वगैरह जानते हैं यार, बस कर देते सप्लाई पे काम कर रहा है, स्टेटर मोटर कौन सी सप्लाई पे डीसी पे काम कर रहा है, और डीसी पे कर रहा है क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका जो रोटर है परमानेंट मैग्नेट का बना है, इसलिए वो डीसी सप्लाई पर काम कर रहा है। मैग्नेट का बड़ा रोल करता है। लोग मैग्नेट इंजीनियरिंग मटेरियल को लोग जो बाईपास करते हैं, मगर बाईपास नहीं, क्योंकि मटेरियल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बाईपास नहीं करना चाहिए, मटेरियल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अभी हम क्लास स्टार्ट, अभी बात एक क्लास और चलेगी थोड़े मटेरियल की, तो जो कि जानकारी रहेगी तो हमको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा कि कौन सा मटेरियल किस पदार्थ का बना है, कैसे बना है, क्या बना है। तो आज के लिए हेल्पफुल वीडियो हो गई होगी। थोड़ा सा उस दिन एक चीज रह गया था
इसको आप लोग बना लीजिएगा। एक चीज रह गई थी, चलो कल बता दें। आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही, लगभग हमको हो गया होगा। तो बस आप लोग मन लगा कर पढ़ें, मेरा कहने का मन लगा कर पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें और मन लगाकर सब्जेक्ट को नोट्स बनाएं। क्योंकि कहावत है या आप एक तरह से चाहिए, किस्मत दोबारा मौका नहीं देती, दुनिया जाने को पनाह नहीं देती। किस्मत दोबारा मौका नहीं देती, दुनिया जाने को पनाह नहीं देती। ऐ दोस्त, जिंदगी से इतना प्यार मत करना, क्योंकि मौत कभी रिश्वत नहीं देती। तो आपको मोटिवेशनल करके पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या चीज है उसकी, और जानो, अच्छे तरीके से जानो। ये जरूरी नहीं कि आप आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, नहीं, आपको संतुष्टि होनी चाहिए पढ़ने से। पढ़ने से हमको संतुष्टि मिल रही है। चाहे आईएएस वाला 1 लाख रुपया कमा रहा है, तुम 10 रुपए कमा रहे, 200 रुपए कमा रहे, डिपेंडेंसी हो तो सेटिस्फेक्शन है। ये दोनों था कि आप एग्जाम क्रैक करके आगे बढ़ोगे, आईएएस बन गए, तो उससे हमने बताया सक्सेस इज नॉट फाइनल। इसको आप याद कर रख लीजिएगा, सक्सेस इज नॉट फाइनल, मतलब सफलता ही अंत नहीं होती। सक्सेस इज नॉट फाइनल, सफलता अंत नहीं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।